गुड इवनिंग सभी को। तो आज अपना 12th की केमिस्ट्री का सेशन शुरू करते हैं। नए सेशन में 12th की केमिस्ट्री जो है की बातें करेंगे, लेकिन 12th में केमिस्ट्री पढ़ने से पहले थोड़ा सा बातें हम लोग केमिस्ट्री के बारे में करेंगे और कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स की बातें करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने से पहले उसकी भूमिका हमें पता होनी चाहिए ना, कि भाई हमें इन चीज़ों को जानना क्यों है, हमें उन चीज़ों को पढ़ना क्यों है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 11th में ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी, कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत घूमने फिरने का शौक रहा होगा, या कुछ लोगों को जो है बहुत सारे अपने अपने रीजंस होंगे जिस वजह से 11th में आप लोगों ने शायद उतनी अच्छी पढ़ाई ना की हो। बहुत सारे बच्चे होंगे जो सारी चीज़ें पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं पढ़ पाए होंगे। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों की ये जो क्लासेस हैं उसमें पहले हम लोग कुछ दिन बेसिक्स पे ही चर्चा करेंगे। मतलब जैसे 11th में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत आपको 12th में पड़ती है ना। अगर उन चीज़ों को आप नहीं जानते रहोगे तो 12th में आपको फिर से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। 12th में उन चीज़ों में बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि लेक्चर जब चल रहा होता है तो लेक्चर के बीच में हर एक छोटी चीज़ को डिस्कस करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। हालांकि कोशिश करते हैं सभी लोग कि भाई उसको डिटेल में डिस्कस कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डिस्कस करना एट द टाइम पॉसिबल नहीं होता है, फिर उस चक्कर में लेक्चर डिले हो जाता है, बाकी और भी चीज़ें फिर धीरे धीरे डिले हो जाती है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग उन सारी बेसिक चीज़ों की बातें करेंगे। 8-10 लेक्चर जो भी रहेगा शुरू में, ठीक है। 11th के कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, जिनको आप जानते रहोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा 12th केमिस्ट्री पढ़ने में। उन सारी चीज़ों की बातें हम लोग करेंगे। जैसे छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को सूत्र बनाना नहीं आता, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे किसी आयनिक सूत्र को अगर ब्रेक कर दिया तो उनको ये नहीं पता चलता कि ब्रेक किए हैं तो किसी के ऊपर 2+ क्यों आया, किसी के ऊपर 1+ क्यों आया, किसी पे -3 क्यों आ जा रहा है ना। कभी कभी ब्रेक होते समय ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज्यादा परमाणु जो है तो वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े ही टूट जाते हैं। जैसे हम बात कर लें, अगर मान लो हम K2SO4 लेते हैं, KCl लेते हैं, क्या KCl तो ब्रेक हो गया, K+Cl- है, लेकिन जब इसको ब्रेक करने की बात आएगी तो क्या बनेगा, SO4 तो माइनस बना रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बात नहीं करते, सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन जो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक रह गए, जिनके कुछ कारणों से उतनी अच्छी बेसिक्स नहीं बन पाई, तो उन सभी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि सर ऐसा क्यों हुआ, इसमें सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग क्यों नहीं टूटे, है ना। इसमें तो क्लोरीन अलग हो गया, जैसे हमने लेके HSO4, इसमें K+ भी अलग कर दिया, H+ भी मान लो अलग कर दिया, SO4 तो माइनस अलग कर दिया, तो सर इसमें तो अलग हो गया लेकिन ऐसा इसमें क्यों नहीं हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें जो है मेन समस्या यहीं पे आती है समझने में। ये सारी बेसिक चीजें हैं। आपने अगर बचपन में मतलब छोटी कक्षाओं में आयनिक सूत्रों का निर्माण करना सीखा हो, या आपको संयोजकता का ज्ञान अच्छे से हो, है ना, तो आप इन चीजों को आसानी से कर सकते हो। इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे बच्चों को बंध के बारे में नहीं पता चलता कि कोई यौगिक टूट जा रहा, लेकिन कोई यौगिक ऐसा है जो टूट कर आयन नहीं बना रहा। जैसे KCl तो K+Cl- आयन दे रहा है ना। लेकिन अगर हम बात करें CH4 की, तो वो टूटकर C4+H4H- क्यों नहीं दे रहा है। तो इन सब चीजों के लिए बंधों का ज्ञान होना जरूरी है ना। उसके अलावा बच्चों को एलिमेंट्स ही नहीं आते। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 11th पूरा पढ़ लिया होगा, उसके बाद भी आपको सारे तत्वों के नाम नहीं पता होंगे, सारे तत्व याद नहीं होंगे। हो सकता है सभी तत्वों के सिंबल पता हो लेकिन उनके नाम आपको याद नहीं होंगे। उसमें आपको क्या होगी बेटा, कठिनाई होगी जरूर। तो आवर्त सारणी को हम सीखेंगे डिटेल में, आवर्त सारणी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आवर्त सारणी को याद करने का तरीका देखेंगे, तत्वों को याद करेंगे। उसके अलावा 12th की केमिस्ट्री में जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बहुत ज्यादा रोल देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर तत्व का आना ही चाहिए। और जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे या DF ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें बड़े बड़े तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएंगे, 108 वाले का, 90 वाले का, 110 वाले का, 100 वाले का, 45 वाले का, 50 परमाणु क्रमांक वाले का, 78 परमाणु क्रमांक वाले का। तो ये जो बड़े बड़े परमाणु क्रमांक वाले तत्व, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत पड़ेगी। अभी तक शायद आपने 11th में अगर पढ़ा भी हो तो 30-35 तक याद कर लिया हो, है ना। तो हम यहाँ याद नहीं करेंगे, हम यहाँ सीखेंगे कि किया कैसे जाता है, ताकि चाहे 118 वाले का भी आ जाए हम आसानी से करें। तो ये सारी बेसिक चीजें होंगी जिनके बारे में हम डील करेंगे अभी अपने शुरुआती लेक्चर्स में, ठीक है। आज का लेक्चर बस ऐसे ही है कि भाई
केमिस्ट्री को हम पढ़े क्यों, केमिस्ट्री में ऐसा क्या है कि सर फिजिक्स वाले तत्व बता देते हैं, ये देखो आपके जो आसपास है ये हर जगह फिजिक्स लग रहा है ना, ये पेन भी नीचे गिर रही है तो क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रही है ना। तो ये जो छत टिकी हुई है ऐसा क्यों, इसमें भी फिजिक्स बता देंगे। मैथ वाले सर से पूछोगे, मैथ वाले सर कहेंगे अरे बेटा बिना मैथ कुछ हो ही नहीं सकता। तो केमिस्ट्री में ऐसा क्या है कि सर आप भी कुछ बताइए कि हम केमिस्ट्री पढ़ें, है ना, केमिस्ट्री में ऐसी क्या चीजें हैं जिसके लिए हमको केमिस्ट्री जाननी चाहिए। तो बेटा ये चीज जब समझ लो कि केमिस्ट्री अगर आप नहीं जानते हो तो फिर जीवन में जितनी भी चीजें यूज करते हो ना, आप उन चीजों से अनभिज्ञ हो, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में हर जगह आप जहां भी देखोगे, जो भी काम करोगे, जो भी चीजें यूज करोगे, हर जगह आपको केमिस्ट्री मिलेगी जरूर। एक कोई ऐसा सब्सटेंस, एक कोई पदार्थ ऐसा, एक कोई ऐसी चीज नहीं होगी आप जिसका नाम ले लो और उसमें केमिस्ट्री ना निकल जाए, एकदम गारंटी से कहते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री हर जगह है, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। कहते हैं ना कि दुनिया में होने वाली जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें केवल क्या है, केमिकल रिएक्शन, एवरीथिंग इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे होने वाली सारी प्रक्रियाएं केवल और केवल केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। हर चीज एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपके शरीर में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही संचालित है, उनको आप रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही समझ सकते हो। इवन आपकी जो क्लास चल रही है, आप हमको देख पा रहे हो, ये भी, ये जो कैमरा है ना, ये कैमरा हमारी फोटो उतार रहा है, ये फोटो उतार के आप तक पहुंचा रहा है, तो ये जो फोटो उतार रहा है ना, ये भी एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही है, ठीक है। ये जो उपकरण है ये भले फिजिक्स के हैं, लेकिन इनमें जो क्रियाविधि हो रही ना, जो कार्य हो रहा, ये जो फोटो आ रही है ना, ये किसके कारण है, ये केमिस्ट्री के कारण है। जैसे इसमें जो है स्क्रीन पे जो रंग आएंगे या स्क्रीन पे जो दिखाई देता है वो किसके कारण होगा, उसका भी पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रसायन ही होगा। अरे उस चीज को छोड़ दो, ये बोर्ड जो बना है, ये आपका जो बोर्ड है ना जिसपे आप पढ़ रहे हो, ये खुद ही एक कंपाउंड है, ये क्या है, एक केमिकल ही है। ये जो जिस पेन से लिख रहे हैं ना, ये खुद एक केमिकल है। हम लोग की शरीर ही क्या है, एक केमिकल है, पूरा क्या है, कंपाउंड से ही तो फॉर्म हुआ है ना। तो केमिस्ट्री हर जगह है, आप जहां भी देखोगे वहीं पे क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के बिना कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो आप दैनिक जीवन में जो भी चीजें यूज करते हो उसमें भी केमिस्ट्री है ना, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और सोने के दौरान भी, ठीक है, जो प्रक्रियाएं होती हैं आपके शरीर के अंदर वो सारी केमिकल रिएक्शन, सारी केमिस्ट्री। तो हम लोग एक एक चीज की बात करेंगे। आज के लेक्चर में कुछ पढ़ाई वाली विशेष बातें नहीं है, आज के लेक्चर में केवल ज्ञान की बातें हैं। मतलब आपको हर चीज आज हम गिनाएंगे, आप नहाने धोने, खाने पीने, उठने बैठने में जो जो चीजें सामान यूज करते हो उनमें केमिस्ट्री किस तरह से आती है, हम हर चीज आपको बताएंगे, ठीक है। आप साबुन यूज करते हो, केमिकल से बना है, कौन सा केमिकल है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये पेन किससे बनी है इसके बारे में बताएंगे। मतलब आप आज जान लो कि आपके पास आसपास जितनी चीजें हैं उन चीजों में कितनी चीजें ऐसी हैं जो केमिकल से, तो आप पाओगे लगभग 100% चीज ऐसी है जो केमिकल ही है, केमिकल से ही बनी हुई है ना। तो पहले बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर सीख लेते हैं। ये केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से था, तो ज्यादातर बच्चों को ये पता ही होगा कि सर केमिस्ट्री कहाँ से आया। केमिस्ट्री वर्ड जो आया है वो कीमिया से आया, ये तो अधिकांश बच्चों को पता ही होगा। कीमिया मिस्र का प्राचीन नाम था, जो कि वहां की काली मिट्टी का क्या था, द्योतक था, पहचान था। मिस्र का प्राचीन नाम इजिप्ट है ना, इजिप्ट जो कि वहां की काली मिट्टी से संबंधित था। तो ऐसा माना जाता था कि भैया जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या है, पहले केमिस्ट्री को साइंस नहीं, पहले केमिस्ट्री को एक कला माना जाता था, ठीक है। तो इजिप्ट में इसको कला माना जाता था, जिसको बोलते थे कीमियागिरी। तो उस कीमियागिरी को बोला गया केमिस्ट्री। तो ऐसा माना जाता था कि मिस्र में इसका उद्भव हुआ, जिस आधार पे उसको क्या बोला गया, मिस्र की कला जिसका नाम था कीमियागिरी। कीमियागिरी मतलब केमिस्ट्री, हिंदी में बोले तो कीमियागिरी। तो उसी के आधार पे इसका नाम केमिस्ट्री रख दिया गया। बेसिक की बात थी। हम लोगों को जो पढ़ना होता है, वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच है। जैसे अगर हम बात कर लें तो जैसे हमारे पास केमिस्ट्री की कई सारी ब्रांचों में जैसे आपका आ जाता है कौन सा, ऑर्गेनिक आता है, इनऑर्गेनिक आता है, फिजिकल आता है। इसके अलावा भी आपके पास अगर देखोगे तो बहुत सारे हैं, जैसे एनालिटिकल है, आपका कमर्शियल है, आपका न्यूक्लियर है, आपका एग्रीकल्चरल है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है। ये सारी केमिस्ट्री की ही ब्रांच होती है ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, न्यूक्लियर, एग्रीकल्चरल, बायोकेमिस्ट्री।
तो कई सारी ब्रांच है, लेकिन जो मेनली हमें पढ़नी होती है वो 3 पढ़नी है। कौन कौन सी? एक पढ़नी है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी आपकी जो होती है वो इनऑर्गेनिक आपको पढ़नी है, और तीसरा जो मेन आपको पढ़ना है वो ऑर्गेनिक। बाकी इसके अलावा स्कूल में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कराई जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात होती है, उनकी बातें आप करोगे तो उनकी बातें आप जानते ही होगे, है ना। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, इसकी बात भी कर लेते हैं। अगर हमसे पूछे कि केमिस्ट्री का जनक कौन, तो केमिस्ट्री का जनक माना जाता है भैया एंटोनी लेवोसियर को। एंटोनी लेवोसियर को केमिस्ट्री का जनक किसको माना जाता है? एंटोनी लेवोसियर को माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो अलग अलग, जैसे 3 हमने बताया ना कि आपका फिजिकल है, आपका जो है ऑर्गेनिक है, आपका इनऑर्गेनिक है, तो क्या सभी के लिए उनको माना गया? नहीं बेटा, सबके लिए अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का जनक किसको माना गया? फिजिकल केमिस्ट्री के जनक एक साइंटिस्ट थे, विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। फिजिकल केमिस्ट्री के जनक किसे माना गया? फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनके फादर जो है, इनके जो जनक है वो किसको माना गया? विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। किसको माना गया बेटा? विल्हेल्म ओस्टवाल्ड को माना गया। फिर अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक किसको माना गया, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा अल्फ्रेड वर्नर को माना गया। किसको माना गया? अल्फ्रेड वर्नर को माना गया। और ऑर्गेनिक में किसको माना गया? तो ऑर्गेनिक में बेटा वोलर को माना गया। किसको? वोलर को। इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोला जाता है। बाकी शुरुआत जो हुई एंशिएंट केमिस्ट्री का जो जनक थे, शुरुआत जो हुई वो किसकी? बेटा एंटोनी लेवोसियर को ही माना जाता है। बाकी अलग अलग तो आपके हैं ही, है ना। नोट कर लीजिए, बेसिक सी बातें। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ना है, गणनाओं के बारे में पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? हमारे पास आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, उन तत्वों के गुणों के बारे में और उनके यौगिकों के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है? कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ना है ना। क्योंकि कार्बन के यौगिक जो है वो इतनी अधिक संख्या में है कि उनके लिए एक अलग से ब्रांच बनानी ही पड़ी। जब ऑर्गेनिक की शुरुआत करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी इतना आपने जाना, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया जो केमिस्ट्री है उसका रोल हमारे जीवन में कहाँ कहाँ है। तो जैसे हमने आपको बताया कि भाई आप जो है अगर देखोगे तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में केमिस्ट्री का योगदान होता है। चाहे वो आप खाने पीने के सामान से लेकर, चाहे जो भी आप साज सज्जा का सामान देख लो, मेकअप का सामान देख लो, है ना। शुरुआत करते हैं किससे? हम लोग जैसे मान लीजिए अगर देखते हैं तो अपने एक अमेजिंग फैक्ट से बात कर लेते हैं। एक बढ़िया से फैक्ट से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं। जैसे आपने जाना होगा ना कि जो गाड़ियों में आजकल एयर बैग आते हैं, एयर बैग जानते हो, है ना। जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो खुल जाते हैं, जिससे आपको झटका नहीं लगता, आप बचे रहते हो। तो एयर बैग कैसे काम करता है? एयर बैग में कौन सी गैस होती है और वो गैस आ कहाँ से जाती है अचानक से, है ना। एयर बैग तो वैसे रहता है, अचानक से वो गैस आती कहाँ से? तो एयर बैग जो बना होता है ना बेटा, वो एक रसायन होता है। एयर बैग में एक रसायन भरा होता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम एजाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एजाइड। एयर बैग में एक रसायन भरा होता है जो कि होता है सोडियम एजाइड। और जैसे ही एक्सीडेंट वगैरह होता है तो झटका लगता है। तो जैसे ही झटका लगता है ना, तो झटका लगते ही ये जो सोडियम एजाइड होता है ना बेटा, ये सोडियम एजाइड डिकम्पोज होकर क्या बना देता है? नाइट्रोजन गैस। और हमारा एयर बैग नाइट्रोजन गैस से भर जाता है, खुलता है, जिसके कारण हमें झटका नहीं लगने पाता है ना। तो बढ़िया सा मजेदार था ना। देखो एयर बैग में भी क्या है? केमिस्ट्री ही है, उसमें क्या है? रसायन भरा है, वही उसी के कारण होता है। इस तरह से कहानी है ना। बाकी अगर हम अपने शरीर की बात कर लें, पेंसिल आप जानते हो ना, पेंसिल में किससे? ग्रेफाइट से बनी होती है। तो हमारे शरीर की अगर हम बात कर लें, तो हमारे बॉडी में अगर हम बात करें तो बॉडी में इतना कार्बन होता है, बॉडी में इतना कार्बन होता है कि अगर हम हमारी बॉडी में मनुष्य, ठीक है, अगर हम बात करें एक वयस्क इंसान के शरीर में इतना कार्बन होता है कि उस कार्बन से लगभग 9000 पेंसिल बनाई जा सकती है। कितने बनाई जा सकती है? 9000 पेंसिल तक बनाई जा सकती है। इतना कार्बन हमारे शरीर में होता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप जानोगे तो आपको लगेगा हाँ यार केमिस्ट्री तो वाकई में क्या है, बहुत ही मजेदार चीज है। इसके अलावा जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई की बात करें, आप स्टेशनरी का जितना भी साधन यूज करते हो, स्टेशनरी के सारे संसाधनों में क्या है बेटा? केमिस्ट्री ही होता है। क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। ठीक है। तो
अगर हम देखेंगे जैसे हमारा जो प्लास्टिक होता है जिससे हम लोग हार्ड वस्तुएं बनाते हैं, है ना, बेकेलाइट का बना होता है। बेकेलाइट कैसे बनता है? फिनॉल की क्रिया से बनता है, ठीक है। फिनॉल की जब हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो बनता है। इसके अलावा जैसे आपका पेंसिल हो गया, कटर हो गया, शार्पनर हो गया, व्हाइटनर हो गया, है ना, ये सब भी क्या होते हैं? ये सब भी केमिकल से ही फॉर्म होते हैं। पेंसिल से जैसे हमने बताया पेंसिल ग्रेफाइट से बना है, कार्बन है ना। इसी तरह से सारी चीजों में क्या होता है? आपका केमिकल होता है। जैसे हम एक एक चीज आपको बताते चलते हैं जिससे आप जो है कहानी को आसानी से समझ सको। जैसे हमने अभी बात की थी, एक एक पॉइंट शुरू से लेके चलते हैं। जैसे हम मान लेते हैं अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारी फोटो आपके पास जा रही, हमारा वीडियो आपके पास जा रहा है, तो शुरुआत वहीं से कर लेते हैं, फोटोग्राफी से। किससे शुरुआत करते हैं? फोटोग्राफी से। तो होता क्या है कि जब हम लोग कैमरा यूज करते हैं, कैमरे से फोटो खींचते हैं, क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं तो वस्तु से प्रकाश जो है वो कैमरे के लेंस से होते हुए फोटो की फिल्म में पड़ता है। और जो फोटो का जो फिल्म होता है जिसमें रील लगे होते थे ना पहले, जो फोटो का जो फिल्म होता है, जो जिसे हम रील भी बोलते हैं, रील पे सिल्वर लगा होता है, सिल्वर ब्रोमाइड की परत होती है, सिल्वर लगा होता है। तो जैसे उस पे क्या होता है? फोटो उस पे पहुंचती है तो वो जो सिल्वर का यौगिक है वो रासायनिक परिवर्तन उसमें होता है जिससे हमारा जो चित्र है उसका एक नेगेटिव तैयार हो जाता है, ठीक है। और फिर उस नेगेटिव को ही हम क्या करते हैं? उस नेगेटिव को ही बेटा हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट से लेपित एक कागज का यूज करते हैं। जो रील वाले कैमरे होते थे ना, कैमरे से मान लो फोटो खींचा, वस्तु से प्रकाश पड़ा, प्रकाश की सहायता से यहाँ जो रील है, इस रील पे आपकी फोटो छप गई। अब फोटो छपने से क्या हुआ? यहाँ पे आपका एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसके कारण उस पे फोटो बन गई और आपका नेगेटिव तैयार हो गया। अब यहाँ से रील निकाला जाता है और रील को निकाला जाता है, फिर सोडियम थायोसल्फेट का लेप लगा हुआ, सोडियम थायोसल्फेट का लेप लगा हुआ कागज होता है, उस पे उस नेगेटिव को उतार लिया जाता है, वही आपका पॉजिटिव बन जाता है, वही फोटो आपको पकड़ा देते हैं, लो भैया ले जाओ आपकी फोटो तैयार हो गई। तो देखो हुआ क्या? पूरी फोटोग्राफी के प्रोसेस में केमिकल्स का यूज हुआ। फोटो आई, उस पे रील के ऊपर जो आपका बना हुआ लगा हुआ सिल्वर का यौगिक है उसमें केमिकल रिएक्शन हुई, नेगेटिव तैयार हो गई। उस नेगेटिव को ले जाकर सोडियम थायोसल्फेट से लेपित किए हुए कागज को उतार लिया, पॉजिटिव बन गई, वही आपको दे देते हैं, लो भैया आपकी फोटो ले जाओ घर पे, है ना। इस तरह से कहानी होती है। तो और आज के समय की बात करें तो आज के समय में पोलराइड का यूज होता है, शायद आपने सुना हो, जाना हो, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा कुछ गर्ल्स भी शायद इस वीडियो को देख रही हैं तो उससे संबंधित कुछ बात हो जाए। जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं ना, मेकअप के सामान, सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में भी क्या होता है बेटा? केमिस्ट्री यूज होती है। क्या यूज होती है? केमिस्ट्री का यूज होता है, बहुत भर भर के होता है। चाहे आप क्रीम की बात करो, कोल्ड क्रीम की बात करो, ठीक है, उसके अलावा आप कोई भी चाहे परफ्यूम की बात करो, है ना, इत्र वगैरह की बात करो, उनमें सुगंध जो होते हैं वो कीटोन हो गया, सुगंधित यौगिक होता है ना, एस्टर हो गए, या उच्च अणुभार वाले आपके जो एल्डिहाइड हो गए, वो सब सुगंधित पदार्थ होते हैं। तो परफ्यूम वगैरह में इनका यूज करते हैं सुगंध के लिए, है ना। जैसे किसी परफ्यूम में फूलों की सुगंध लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फूलों की सुगंध लाने के लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, एल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है, कीटोन का प्रयोग किया जाता है, फिनॉल का प्रयोग किया जाता है ना। जो अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है ना, जैसे परफ्यूम में अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के रासायनिक यौगिकों का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो जो क्रीम होती है वो भी आपके केमिकल्स होते हैं, उनमें मिले होते हैं ना। इसके अलावा जो आप लोग साबुन वगैरह यूज करते हो, तो साबुन वगैरह के बारे में भी आपको पता होगा कि भैया वो क्या होते हैं? वो आपके जो है पामिटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, है ना, इन सब से बने होते हैं। तो आपका दैनिक जीवन में आपने जो भी चीजें देखी उनमें केमिस्ट्री आई। अब हम लोग बात करें अगर कपड़ों, तो जो कपड़े होते हैं, जो मजबूत कपड़े हम लोग पहनते हैं, ये सब किससे बनते हैं? पॉलीमर ही तो है, जो कि केमिस्ट्री से ही मिलता है ना। जो केमिस्ट्री से मिलता है, जो पॉलीमर है, केमिस्ट्री से क्या मिला? जैसे आपको पॉलिएस्टर मिला, आपको डेक्रॉन मिला, आपको नायलॉन मिला, है ना, अलग अलग प्रकार के पॉलीमर मिले, उनकी सहायता से कपड़ों को डेवलप किया गया, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे नेल पॉलिश आप लोग महिलाएं यूज करती होंगी, और कुछ पुरुषों को भी शौक होता है भाई, वो भी एक उंगली पे बड़ा नाखून कर लेंगे, एकदम रंग पोत के चल देंगे, ऐसे दिखाएंगे हर जगह,
जहाँ भी होगा ऐसे हाथ करके बैठेंगे ताकि दिखता रहे कि वाह क्या फैशन है, और उनको लगता है हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में आपको क्या बताएं लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। अगर आप लोगों को पता हो कि लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिनके ऐसे शौक होते हैं उनके बारे में आपके क्या विचार है। ठीक है, अच्छा हम लोग बात कर रहे थे कि उसको जल्दी सुखाने के लिए ना, नेल पॉलिश को जल्दी सुखाने और उसमें रंग लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो नेल पॉलिश को जल्दी सुखाने और उसमें रंग लाने के लिए टाइटेनियम के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, TiO2। टाइटेनियम के क्या कहते हैं बेटा, ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बाकी अगर हम बात करें तो जो पाउडर होता है, पाउडर में क्या होता है बेटा, आप खड़िया सुने हो ना, जो चौक होती खड़िया, जिंक ऑक्साइड होता है, चिकनी मिट्टी का चूर्ण होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, रंगने का पदार्थ होता है, सुगंध होता है। ठीक है, जो आपकी लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक वो ज्यादातर मोम की बनाई जाती है, जो लिपस्टिक बनाई जाती है ना मोम की बनाई जाती है। मोम क्या है, मोम भी तो केमिकल से ही फॉर्म होता है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है टारकोल, टारकोल कार्बन का ही फॉर्म होता है। टारकोल से बने हुए क्या करते हैं बेटा, रंग को डाला जाता है अलग अलग रंग लाने के लिए। ठीक है, और उसमें चिकनाई लाने के लिए क्या किया जाता है, चिकनाई लाने के लिए कोई तेल डाल दिया जाता है। जो लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक किससे बनती है, मोम होता है, टारकोल से बना पदार्थ होता है, चिकनाहट उसमें लाने के लिए तेल मिला दिया जाता है। सारे क्या है, केमिकल की तो सारे क्या है बेटा, केमिकल है। पाउडर में जैसा कि हमने बताया खड़िया जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें जिंक का ऑक्साइड होता है, चिकनी मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी का चूर्ण होता है। ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके केमिकल से तो होते हैं। तो आपने देखा कि आप जो भी चीजें यूज करते हैं उनमें अधिकतम क्या होता है बेटा, केमिकल होता है। मतलब अभी तक कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जिसमें केमिकल ना हो। बात कर लेते हैं जैसे आप लोग घाव वगैरह हो जाता है ना, तो घाव वगैरह ये हो जाने पर या जैसे कीटाणुनाशी के रूप में आप लोग डेटॉल का यूज करते हो। वो डेटॉल भी क्या है, केमिकल ही तो है। दवाएं जितनी भी है वो केमिकल ही तो है। बायो वाले कहते हैं कि हम जो है हम बचाए सबको, हम दवाई लिखे तब बचे। अरे भैया दवाई बनाया कौन, दवाई तो बनाए केमिस्ट्री वाले ना। अगर एक दवा का फॉर्मूला गड़बड़ हो जाए, ठीक है, और आपने लिख दिया तो मरीज की तो जान चली जाएगी। तो वो दवा जो होती है, जो कॉम्पोजिशन होता है, उसको बनाने वाला कौन, उसको बनाने वाले केमिस्ट्री वाले ही ना। तो बायो वालों को तो जो है सारी चीजें मिली थी, बस उनको क्या करना था, स्टडी करके बस बताना था ये भैया इस चीज के लिए यूज है, ये इस चीज के लिए यूज है, ये इस चीज के लिए। बाकी दवाएं जितनी वो सारी तो केमिस्ट्री ही भाई, केमिकल थी। हाँ, डिटॉल में जैसे, तो डिटॉल क्या होता है, डिटॉल में क्लोरोजाइलिनॉल नाम का यौगिक होता है। ठीक है, इसके अलावा फिनाइल नामक रसायन भी इसमें प्रयोग होता है। बाकी घाव वगैरह पे यूज करने के लिए जो भी दवाएं होती हैं उनका भी आप देखोगे तो सब जितनी भी दवाएं लेते हैं उनमें देखो सारे सॉल्ट के फॉर्मूले लिखे होते हैं, कौन कौन से केमिकल मिले होते हैं। तो दवाएं सारी क्या है बेटा, दवाएं सारी आपकी होती हैं कंपाउंड ही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साबुन के बारे में बता ही दिया। जो साबुन वगैरह है वो किससे बने होते हैं बेटा, साबुन वगैरह पामिटिक अम्ल हो गया है, स्टीरिक अम्ल हो गया, ओलिक अम्ल हो गया, है ना, इन सबसे मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात, जैसे जो कांच होता है, अगर हम कांच की बात करें तो कांच आपको क्या लगता है, आपको लगता होगा कि कांच जो है वो ठोस है, लेकिन वास्तविकता में कांच ठोस नहीं होता, बल्कि कांच द्रव होता है। ठीक है, जिसे हम अतिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव। तो वास्तविकता में जो कांच है वो द्रव होता है, बस तरल है एक प्रकार का, जो बहुत ही धीमी गति से बहता है। ठीक है, बहुत ही धीमी गति से बहता है। इसीलिए आप देखते होंगे घरों में जो लगे शीशे होते हैं कुछ समय ऊपर पतले नीचे मोटे हो जाते हैं, क्यों, कांच धीरे धीरे बहुत ही धीमी गति से नीचे की ओर बहता है, इस वजह से ऐसा होता है। इस चीज को आप ठोस अवस्था में पढ़ोगे। बाकी जैसे साबुन अपमार्जक वाली हमने बात बताई, ये सब आप दैनिक जीवन में रसायन आपका चैप्टर है 12th की लास्ट चैप्टर जो है, सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर, उसमें पढ़ोगे। इसके अलावा जैसे हमने इत्र वगैरह की बात बताई, परफ्यूम की बात बताई कि ये यौगिक होते हैं, इन्हीं का बारे में आप पढ़ोगे किसमें, आपके 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनमें आप पढ़ोगे। इसके अलावा आपको हमने और भी बताया, जैसे घरों में जो आप बर्तन यूज करते हो, बर्तनों में क्या होता है, स्टील होता है। तो स्टील क्या है, स्टील भैया कोई शुद्ध धातु थोड़ी है, मिश्र धातु है ना, लोहे से, मैग्नीज से, कार्बन से मिलकर बनी है। इन सब के बारे में आप 12th के 6वें चैप्टर धातु कर्म में पढ़ोगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे, तो उनको पढ़ना किसमें है,
अलग अलग चैप्टर्स आपको मिलते जाएंगे, उसमें आप पढ़ते जाओगे। इसके अलावा जैसे बालों को रंगने के लिए, जिसके बाल सफेद होते हैं वो बालों को रंगने के लिए डाई यूज करता है, या जिसके कपड़े पुराने हो जाते हैं, कपड़े का रंग उतर जाता है, उसको भी रंगने के लिए डाई का यूज किया जाता है। तो डाई भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र आपके अंतिम एमीन वाले चैप्टर में 2-3 रिएक्शन इसके बारे में दी हुई है, बाकी कोई डिटेल चैप्टर तो रंजकों का है नहीं आपके में। तो मतलब आपको जो चीजें आप यूज करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, जैसे हमारे खून का रंग लाल क्यों, खून का रंग लाल होने का कारण क्या है, इसमें एक यौगिक है हीमोग्लोबिन, कार्बनिक यौगिक, तो उस हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा होता है ना लाल रंग के लिए। जैसे हमारी त्वचा जो है, इस त्वचा का रंग ऐसा क्यों है, तो त्वचा के रंग के लिए एक यौगिक होता है मेलानिन, आपने पढ़ा होगा, बायो वाले बच्चे जानते होंगे मेलानिन, है ना। मेलानिन जो होता है वो हमारी त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जिनमें मेलानिन की कमी होती है वो क्या होते हैं वो रंगहीन होते हैं, मतलब उनका कोई विशेष रंग नहीं होता है ना। बात समझ में आई? जैसे जो विदेशी होते हैं, जो गोरे होते हैं, गोरों में क्या होता है मेलानिन की मात्रा बहुत कम या तो ना के बराबर होती है, इसलिए उनकी त्वचा का कोई विशेष रंग नहीं, वो सब गोरे गोरे हैं, सफेदी उनकी छाई रहती है, ये चीज होता है, ठीक है। और बाकी तो आप जानते ही हो कहानियां। तो ये सब चीजें हैं जो केमिस्ट्री में आपको पढ़नी है, अलग अलग चैप्टर में पढ़नी है। जैसे 12th में पहले चैप्टर की हम बात करेंगे ठोस अवस्था है, तो उसमें क्या जानोगे, उसमें ठोसों के बारे में जानोगे। जैसे हमने कहा ना कांच वास्तविकता में ठोस ही नहीं, वो तो द्रव है, तो ये बात आपको पहले चैप्टर में जानने को मिलेगी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको जानना है, सीखना है। तो केमिस्ट्री के बारे में जब आप जानते जाओगे ना, जैसे हम आपको बताते हैं और भी कहानी बताते हैं, जैसे आप सेब की हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, सेब की बात कर लें या केले की बात कर लें, अभी तक आप नहीं जानते होगे, अब आप अपने घर में बताना, मजा आएगा। ये जो होते हैं ये एथिलीन उत्पन्न करते हैं, कौन सी गैस, एथिलीन गैस क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। केला और सेब जो है ये एथिलीन गैस उत्सर्जित करते हैं। और एथिलीन गैस क्या करता है, फलों को पकाने का काम करता है। एथिलीन गैस किस चीज के लिए यूज होता है, फलों को पकाने के लिए यूज होता है। मान लो आपके घर में कौन सा ले लें, मान लो टमाटर है, ठीक है, टमाटर कच्चे हैं, आपके घरों में पेड़ पे लगे हरे हरे एकदम टमाटर, ठीक है, आपने तोड़ लिया, या बाजार से मान लो कोई ले आया और दुकानदार, आप नहीं देख रहे, दुकानदार ने सारे हरे हरे टमाटर भर दिए। अब टमाटर कच्चे हैं, तो टमाटर को पकाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एक टोकरी लो, उसमें टमाटर रख दो, और उस टमाटर के साथ क्या रख दो, कुछ सेब रख दो या केले रख दो। आप देखोगे कुछ समय बाद वो जो टमाटर थे जो कच्चे थे वो सारे टमाटर पक जाएंगे। कारण क्या है, उसमें रखा जो सेब या जो केला था, उस सेब या केले ने कौन सी गैस उत्सर्जित की, एथिलीन गैस। और ये एथिलीन गैस किस यूज में आती है, एथिलीन गैस फलों को पकाने के काम आती है। तो जब आप कच्चे फलों के साथ सेब या केला रख दोगे ना, तो उनसे निकलने वाली एथिलीन गैस उन फलों को क्या कर देती है, पका देती है, उन फलों को क्या कर देती है बेटा, पका देती है, ठीक है। तो ये बात आप जानते हो, घर में जाके बताना सबको कि भाई मम्मी ऐसा ऐसा होता है, करके देखना, ठीक है। तो केमिस्ट्री पढ़िए, आपको दैनिक जीवन से रिलेटेड सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये क्यों, है ना। कुछ लोहा जो है मुलायम होता है, कुछ लोहा बहुत कठोर होता है, ऐसा क्यों है, धातु कर्म में केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। लोहे की पटरी पे जो लगा लोहा है वो कैसा लोहा है, हम लोग जो यूज करते हैं, मान लो ये लोहे का बना हुआ है, ये लोहा अलग है, वो लोहा अलग है, वो बहुत मजबूत है, इसको तो आप चाहोगे तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, मुड़ उड़ जाएगा, है ना। ये प्लास्टिक कितना भी दम लगा रहे हैं, देखो नहीं टूट रही, ये जो प्लास्टिक से तो बनी नहीं टूट रही है। लेकिन अगर यहीं पे कोई नॉर्मल प्लास्टिक हो, जैसे ये प्लास्टिक का अगर हम बात करें, तो ये ढक्कन है, इसको देखो हमने ये दबाया, देखो आराम से दब जा रहा है। तो ये प्लास्टिक ऐसी है, ये ऐसी है, क्यों, केमिस्ट्री बताएगी आपको आंसर कि ऐसा क्यों है ना। तो सारी चीजें जो है वो एक केमिकल रिएक्शन को फॉलो करती हैं, केमिकल रिएक्शंस पे आधारित होती हैं। और दैनिक जीवन में यूज होने वाली, ये हम कहें पूरे ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड में जितने परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन भी कहीं ना कहीं केमिकल की वजह से होते हैं, ठीक है। उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई केमिकल रोल निभा रहा होगा। जैसे आप अपने शरीर की बात करो, आपके शरीर में हाइड्रोजन उपस्थित है, तो क्या उस हाइड्रोजन की उम्र उतनी ही है जितनी आपकी उम्र है या जितनी हमारी उम्र है, नहीं। वो हाइड्रोजन जो है प्रकृति में उत्पन्न हुआ था लगभग 10 अरब साल पहले, मतलब 10 अरब से ज्यादा समय पहले भी हाइड्रोजन इस प्रकृति में उत्पन्न हो चुका था। और मतलब हमारे शरीर में जो हाइड्रोजन है उसकी उम्र हमारी उम्र के बराबर नहीं है, बल्कि उसकी उम्र कितनी है, 10 अरब साल, है ना से भी अधिक उम्र है उसकी, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो केमिस्ट्री आपको बताएगी।
आप हर चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए, उसका यूज देखिए, तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ चीजें आपके डेली डे टू डे लाइफ से रिलेटेड मिलेंगी कि अच्छा ये चीजें ऐसी थी, ये ऐसी थी, पहले तो हमें पता ही नहीं था, आप पता चल गया, है ना। तो इस तरह से आप जानते रहिए, और केमिस्ट्री के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए एक छोटा छोटा शॉर्ट्स वीडियो आपको देते रहेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि केमिस्ट्री मतलब कहाँ काम आती है और आप क्यों पढ़ते हो केमिस्ट्री को। ठीक है, केमिस्ट्री कोई ऐसा चीज नहीं है कि बस आप पढ़ लिए हो गया, ये इसका यूज आपकी डे टू डे लाइफ में होता है, इसलिए केमिस्ट्री को सीखना बहुत जरूरी। कुछ बच्चों को केमिस्ट्री बहुत आसान लगती है, पढ़ने में बहुत मजा आता है, कुछ बच्चों का मन ही लग सकता है कि यार ये कौन केमिस्ट्री कौन सा सब्जेक्ट है, इतना बोरिंग है, मजा नहीं आ रही। तो इन सब चीजों को एक साइड कर देना, बस हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते जाओ, केमिस्ट्री में एकदम आनंद आ जाएगा, बड़ी आसानी से आप लोग सीख जाओगे एकदम गारंटी के साथ। ठीक है, तो बाकी बातें फिर हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे। आगे की क्लासेस पे हम लोग, आज तो ऐसा इंट्रोडक्टरी हो गया, आगे की क्लासेस हम लोग एक एक टॉपिक जो बेसिक टॉपिक है, जैसे अगली क्लास में हम शायद बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे, एटम, मॉलिक्यूल्स, उनकी वेस्ट कैलकुलेशन, मोल्स, लिमिटिंग रिएजेंट्स, ये सारी जो कहीं ना कहीं आपको 12th में यूज आने वाली हैं, उनकी बातें करेंगे। फिर आगे लेक्चर को धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें हम सीखेंगे जो हमें 12th की केमिस्ट्री में काम आए। तो पहले बेसिक्स पे कुछ काम कर लिया जाए, फिर डायरेक्ट अपना सिलेबस आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और जो भी फैक्ट्स हमने बताए, जो भी अमेजिंग फैक्ट्स आपको हमने बताए, वो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।